चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम देखेंगे जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? किसी भी आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं या फिर बायोमैग्निफिकेशन। जैसे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा साधारण सा उदाहरण दूंगी, जिसमें एक आहार श्रृंखला है जो पानी में पाई जाती है। जैसे पानी में कुछ छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। इन छोटे छोटे प्लैंकटन्स को मछलियाँ खाती हैं और इन छोटी छोटी मछलियों को कुछ चिड़िया खाती हैं। तो इस आहार श्रृंखला में हमें पता है जैसे जैसे आहार श्रृंखला में उत्पादक बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का बहाव कम होता है। पर वैसे ही जैसे जैसे ऊर्जा का बहाव कम होता है वैसे वैसे पाए जाने वाली हानिकारक तत्व जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे इसमें 2 ppm है। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे 2 ppm से अगली स्टेज पे 5 ppm हो गई, इसके अगले स्टेज पे जाके 200 ppm हो गई, और इससे ज़्यादा बढ़ने वाली बढ़ के 1600 ppm हो गई। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आहार श्रृंखला के उत्पादक बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी कॉन्सेंट्रेशन, पाए जाने वाली घातक कॉन्सेंट्रेशन केमिकल के बढ़ जाती है। इसे ही बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मानव शरीर यानी मतलब मानव जो होता है वो सबसे ज़्यादा वो आहार श्रृंखला की एकदम आखिरी स्तर पे होते हैं। आखिरी स्तर पे यानी उनका जो उत्पादन का जो वर्ग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उनमें पाई जाने वाली हानिकारक केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। चलिए आगे हम देखेंगे आहार जल। आहार जाल यानी कि फूड वेब। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है। जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे कि पौधों को खरगोश भी खाते हैं और खरगोश को लोमड़ी खाती है। वैसे ही अगर पौधों को चूहे खाए और चूहों को चील, तो ये एक तरह से ये एक आहार श्रृंखला हो गई और ये भी एक आहार श्रृंखला हो गई। पर अब इसमें क्या हो गया कि खरगोश को लोमड़ी की जगह खरगोश को चील ने खा लिया, तो ये इंटरकनेक्टेड हो गई। तो वैसे ही इंटरकनेक्टेड फूड चेन यानी कि एक जाल और एक जाल, अगर दो जालों को मिला दिया जाए आहार श्रृंखला में तो उसे आहार जाल कहते हैं। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आहार श्रृंखला है वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण में बदलाव में हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। ये पर्यावरण की कुछ समस्या है। और इससे जुड़ी एक समस्या है जिसे हम कहते हैं ओजोन का हास्र। पहले देखते हैं ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत पृथ्वी की चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण होता है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे ओजोन कहते हैं।
इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे तत्व, कैंसर, मोतीबिंद या कमज़ोर परिक्षिता तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। अगर ये सूर्य है, अगर सूर्य की किरण हम पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो फिर हमें काफ़ी सारी हानियाँ हो सकती है, जैसे कैंसर, त्वचा कैंसर, मोतीबिंदु, कमज़ोर परिक्षिता तंत्र और एवं पौधों का नाश। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर होता है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, जैसे कि ऑक्सीजन। अगर पराबैंगनी विकिरण यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम इसे तोड़ें तो ये अणु में टूट जाती है, और जैसे ही ये पराबैंगनी विकिरण हम डालते हैं वैसे ही ये अणु में टूट जाने पे ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है। तो ये जल्दी जल्दी ओजोन के बाकी एटम्स को ढूंढने की कोशिश करती है जो भी आपस में टूट जाते हैं। तो इसी के प्रेजेंस में ये O2 से टूटकर ओजोन बन जाती है, और ये ओजोन काफ़ी इसका वज़न काफ़ी कम होता है, ये इसीलिए उड़ के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कचरा प्रबंध। अब हम देखते हैं, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो आपको भी पता है कि हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। चलिए देखते हैं कचरे में निर्मल पदार्थ, जैसे दो तरह के होते हैं, जैव निमीकरणीय पदार्थ और अजैव निमीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छाट घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण, फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट या और फिर कागज़। तो जैव निमीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो प्लांट्स, जो पत्ते फूल पौधों द्वारा हमारे पारितंत्र में पाई जाने वाली चीज़ों में टूट जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में, और इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल भी कह सकते हैं। वैसे ही अजैव निमीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होती, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक और कुछ धातु जो छोटे छोटे हिस्सों में नहीं टूट पाते। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र। पहला, जैव निमीकरणीय पदार्थ यानी कचरा। इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद के परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि रिसाइक्लेबल। दूसरा होगा सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। एक और एक प्रबंधन की विधि जिससे कूड़ा भराव क्षेत्र को कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, जिससे वो आपस में कंप्रेस हो जाते हैं। कंपोस्टिंग यानी कि जैविक कचरा कंपोस्ट में गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है और मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल दिया जाता है, जिससे उसके बाद पुनः उन्हें हम कंपोस्ट यानी हम उन्हें वापस से हम अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, जिसमें काफ़ी नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है। पुनः चक्रण। अजैव निमीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। आगे है पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम
रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफा बनाना, इसे हम वापस से रीयूज़ कर रहे हैं। हम वापस से उसी पदार्थ को वो कचरा में ना बदल दिया जाए, इसीलिए हम उन्हें पुनः इस्तेमाल करते हैं। अब अभी आपको पता चल ही गया होगा कि कचरों का निपटान कितना आवश्यक होता है। हमारे परितंत्र को अच्छा साफ रखना भी कितना ज़रूरी होता है। आपने 3 R's भी पढ़े होंगे: रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस। इसका मतलब होता है कि हमें अपने कचरा को हमें इस प्रकार में नियोजित करना होता है जिससे कि वो पुनः पुनः चलता जाए और उसे कचरा में हमें परिवर्तन ना करना पड़े। रिसाइकिल यानी उन्हें उसी अजैव निमक्रिय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल जाए। और तीसरा होता है रिड्यूस, यानी हम कचरा कम से कम निर्माण करने का प्रयोग करें। चलिए, धन्यवाद, और आप खुद से भी अभ्यास करना ना भूलिए। आज के लिए समाप्त।